गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम करता हूं। करंट अफेयर्स की यह सुबह सवेरे की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो 10 नवंबर तक के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन पर शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए 10 नवंबर तक के कुछ करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किस मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया है? यानी किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो यह भारतीय मातृभाषा जो सर्वेक्षण है 500 से अधिक देश के अंदर की भाषाओं पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह सर्वेक्षण जो कराया जा रहा है वह गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड या पंजाब। तो इसमें अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, हाल फिलहाल में ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य ने अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि उत्तराखंड लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहा है और वह चाह रहा है कि देश के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसकी बने, उसकी अलग पहचान बने, इसलिए वह उस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ऋषभ पंत किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया है, यानी हाथी दत्तक योजना का दत्तक ग्रहण योजना जो है वह किस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के द्वारा आयोजित की गई है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है अनामलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है पेरियार नेशनल पार्क, चौथा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो इसमें अगर बात किया जाए तो हाथी दत्तक ग्रहण योजना अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू की गई है और यह जो टाइगर रिजर्व है यह तमिलनाडु राज्य में है, यह भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान ले देते हैं कि अगर हाथी दत्तक ग्रहण योजना की बात किया जाए तो एक तरीके से हाथियों को गोद लेने की योजना है। अगर आप किसी हाथी को गोद लेते हैं तो उसका खर्च आप वहन करेंगे और जो आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वह उसकी देख रेख पर वह उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है हाल फिलहाल, और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु राज्य आपका मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी, यह बताना है मित्रों। तो बताइए। तो अगर बात, आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आल्मा एंड ऑस्कर जो है अगर बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रिया की फिल्म है। कहाँ, किसकी फिल्म है? ऑस्ट्रिया की फिल्म है, याद रखिएगा। और इसी से इंडियन इंटरनेशनल जो आपका फिल्म फेस्टिवल है अ, उसकी शुरुआत किया जा रहा है। आल्मा एंड ऑस्कर ऑस्ट्रिया की फिल्म है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है।
आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या पंजाब। बताना है कि किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की। आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या पंजाब। बताइए मित्रों कि किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, यह जो आपका पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया गया है, यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार या राजस्थान कई विषयों पर चर्चा में भी रहा। जैसे अगर बात किया जाए तो राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। भगवान शंकर की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में बात किया जाए तो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो याद रखना है यह जयपुर में हुआ है। साथ के साथ यह भी याद रखिएगा कि हाल फिलहाल जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने यहाँ का 40वां मुख्य न्यायाधीश बनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट ने 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना है, ये ध्यान रखिएगा। सर, इसका नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, इन सब का संबंध भी राजस्थान से ही है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेली के एस फोर्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। बेली के एस फोर्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सुभाष बाबू, उमेश मिश्रा, पंकज मित्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हाल फिलहाल में अगर बेली के एस फोर्ड मेडल की बात किया जाए 2022 की, तो डॉक्टर सुभाष बाबू को इससे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष बाबू को इससे सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। एक साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तोखु एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तोखु एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य या कौन सा राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है? किसकी? तोखु एमोंग बर्ड काउंट। पहले तो ये जानिए है क्या। अगर बात किया जाए तो ये पक्षियों की गिनती की एक प्रक्रिया है, काउंट करने की प्रक्रिया है जो वहां पर अपनाई जा रही है। और अगर बात किया जाए तो जिस प्रकार दुर्लभ पक्षी हैं या अन्य पक्षी हैं, तो उनकी प्रमुख रूप से काउंट या उनको काउंटिंग करने की एक प्रोसेस है जिससे उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जा सके। तो आपको बताना है कि तोखु एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी हाल फिलहाल में कौन सा राज्य करेगा? आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को बताना है कि कौन तोखु एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी करने वाला राज्य है। तो इसमें याद रखना है कि जो नागालैंड राज्य है, बी ऑप्शन जो आपका है, कि वर्तमान में नागालैंड राज्य तोखु एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? नागालैंड राज्य कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न है, कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन है स्काई रूट एयरोस्पेस, स्पेसएक्स, कॉलियंस एयरोस्पेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्काई रूट एयरोस्पेस जो है वो कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करने वाली है, स्काई रूट एयरोस्पेस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वह किस नंबर के जज के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं? कौन? डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वो किस नंबर के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें किस नंबर के हैं? 50वें नंबर
ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि डी वाई चंद्रचूड़ जो है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जा रही है, ये आपको बताना है कि हाल फिलहाल में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जा रही है। ठीक है, उज्जैन में, अयोध्या में, वाराणसी में या रामेश्वरम में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे कि यह उज्जैन में लगाई जा रही है। कहाँ लगाई जा रही है? उज्जैन में लगाई जा रही है, याद रखेंगे। तो हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का जो लगाने का प्रोसेस है वो उज्जैन में महाकालेश्वर के क्षेत्र में हो रहा है, याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा कि अगर ज्योतिर्लिंगों की बात किया जाए, उज्जैन से याद आया तो कितने ज्योतिर्लिंग है भारत के अंदर, तो आपको याद रखना है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर बात करें तो सबसे अधिक ज्योतिर्लिंगों की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक ज्योतिर्लिंगों की संख्या याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है आपका मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक ज्योतिर्लिंगों की संख्या है। और कितने ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में? तो याद रखिएगा 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? हाल फिलहाल में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ पर शुरू की गई है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? तो दोस्तों याद रखना है कि जापान में मालाबार एक्सरसाइज शुरू किया गया है। किस देश में शुरू किया गया है? जापान में शुरू किया गया है। इस ऑप्शन में भारत भी हो सकता है, तो मालाबार के नाम से आप भारत मत लगा दीजिएगा। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू किया गया है। ऑप्शन में भारत भी हो सकता है एग्जाम में, तो भारत क्लिक नहीं करना है, जापान में हो रहा है। और इसके जो पार्टिसिपेंट हैं, यानी जो इसमें भागीदार करने वाले देश हैं, उनमें कौन कौन से देश हैं? तो आपका जापान है, और सॉरी यहाँ पर अमेरिका और यूएसए, 2 ऑप्शन हो गया है, एक ऑप्शन आपका इंडिया होना चाहिए था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है अगर बात किया जाए तो एक ऑप्शन आपका क्या है? भारत यानी इंडिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले जो अगर बात किया जाए तो वो कौन कौन से हैं? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। याद रखिएगा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये सब पार्टिसिपेंट कंट्री हैं इस मालाबार एक्सरसाइज में। यह चारों देश भाग लेते हैं, इन्हीं के बीच यह सैन्य अभ्यास होता है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। और यह वर्तमान में 2022 में जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। कहाँ किया जा रहा है? तो जापान में किया जा रहा है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपके आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। इसके अलावा अगर बात किया जाए मित्रों तो कुछ अन्य बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ में कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि हाल फिलहाल में भारत के अंदर कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी के रूप में जानते हैं। यानी अगर बात किया जाए कि भारत के अंदर कितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। साथ में एक चीज और बताना है कि जो कर्क रेखा है, कैंसर लाइन है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन की बात किया जाए तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, और पूर्वी राज्य कौन सा है सबसे, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इसी के साथ इस सुबह सवेरी कक्षा का मैं समापन करता हूं। कल फिर सुबह हम नए कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
आप सभी लोगों को गुड बाय, बाय बाय। साथ में मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि 7:30 बजे शाम को डेली लाइव क्लास में मैं चर्चा करता हूँ। इस समय संविधान की क्लास चल रही है। संविधान में भी अगर बात किया जाए तो आपका फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा हो रही है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपका मन कर रहा है, तो शाम को 7:30 पर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं संविधान के उस चर्चा पर चर्चा टॉपिक में। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।